सर मेरा क्वेश्चन रिलेटेड टू पाकिस्तान टी20 साइड का स्क्वाड जो ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ अनाउंस हुआ। अगर हम देखें फास्ट बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, स्पिनर्स को चांस मिल रहा है, डोमेस्टिक के टॉप स्पिनर्स को। बट अगर हम बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहले आसिफ अली आए, खुशदिल आए, हैदर अली का टाइम आया, उनको ड्रॉप किया गया। समा आजम खान सॉरी एंड इफ्तिकार आए, फिर उनको ड्रॉप किया गया। एंड अभी जो करंट स्क्वाड अगर हम देखें, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का जो टी20 में अनाउंस हुआ, वहां पे हम परफॉर्मर्स तो देख रहे हैं जो डोमेस्टिक में जिन्होंने परफॉर्म किया है। बट अगर हम मैक्सिमम परफॉर्मर्स को देखें, दे आर ऑल ओपनर्स। अगर हम देखें, बाबर ओपन करते पीएसएल में, डोमेस्टिक में रिजवान, साहिबजादा फरहान, उमर बिन यूसुफ एंड इवन हसीबुल्ला भी 1-2-3 पे खेलते, उस्मान खान भी 1-2-3 पे खेलते। सो हमारे पास एक इरफान खान नियाजी एक प्लेयर है जिनको हमने टीम में ऐड किया है, जो कि एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन या फिनिशर का रोल प्ले करते हैं। ना हमारे पास एक प्रॉपर मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है। आगा सलमान को वाइस कैप्टन बना दिया, जो कि अगेन एक टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, जिनकी स्ट्राइक रेट भी उतनी खास नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट में। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आकिब जावेद स्पेशली, कैसे जस्टिफाई करेंगे कि इन प्लेयर्स को चांस तो दिया है टॉप परफॉर्मर्स को, बट ये सारे ओपनर्स है। हम कैसे ओपनर्स को नंबर 5 पे जाए, जबकि हमारा जो नेक्स्ट टी20 वर्ल्ड कप है इंडिया में है। तो यहाँ पे आई एम फ्रॉम इंडिया, सो यहाँ पे स्कोर जो है 260 270 अपने आईपीएल में देखा होगा हो रहे हैं। स्ट्राइक रेट प्लेयर्स के 200 तक जा रहे हैं। अभिषेक देखिए। तो पाकिस्तान किस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा है टी20 क्रिकेट में? किस मतलब ये एग्रेसिव माइंडसेट की बात करते हैं, बट सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बहुत ही एक बैलेंस साइड नहीं नजर आ रहा। बहुत ही एक ओपनर्स के साथ ही जा रहे हैं। तो कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस रिलेटेड? देखिए, ये आपके अच्छे आपने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। मैं समझता हूं कि आपको पिक एंड चूज करना चाहिए नए प्लेयर को कहाँ खिलाना है। अगर आप उसको पैट कमिंस एंड कंपनी के आगे डाल देंगे, हो सकता है वो स्कोर करे। जो मैं भी जब मेरा जो पहला टूर था वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का था, तो ना मैं न्यूजीलैंड की सीमिंग कंडीशंस या उस तरह से खेला था, ना मैं बाउंसी कंडीशंस ऑस्ट्रेलिया की खेला था। बट वर्ल्ड वनडे चैंपियनशिप जिसमें भारत जीता था वो 85 में फाइनल हमसे, उससे जी जी। पहले जो था जब वेस्ट इंडीज से मुकाबला था, तो मतलब है मैं निकल गया था, यानी कि मैन ऑफ द मैच हुआ था, हालांकि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो कई दफा आपके पास जब एक्सेस बैगेज नहीं होता है, जब एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं, तो आप कई दफा हिट हो सकते हैं। बट मैं ये अभी भी समझता हूं कि चांस लिया है और बहुत बड़ा चांस लिया है, और अगर ये बैकफायर करता है तो फिर अगर आप नए लड़कों के साथ आपका प्लान बैकफायर करता है, तो फिर दोबारा से आप एक्सपीरियंस हैंड्स की तरफ जाएंगे, वो ठीक नहीं लगेगा। या तो आपने ये जो लॉट सेलेक्ट किया है, इसमें आप मतलब है कोई 5 साल या 7 साल का टैलेंट देख रहे हैं कि ये पहली एग्जैक्टली। इनकी बिगिनिंग है, और उसके बाद ठीक है मार पड़ेगी तो ठीक हो जाएंगे, फिर उसके बाद मार पड़ेगी थोड़े और ठीक हो जाएंगे। या तो ये एक्सप्लेन करना चाहिए। मैं समझता हूँ अभी भी जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो नहीं है कि हम किस लिए ये वाले प्लेयर्स को डाल रहे हैं। ठीक है, डोमेस्टिक में स्कोर किया हुआ है, बट हमें पता है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा फर्क होता है। और फिर ये भी है कि जी कहीं ना कहीं तो नए लड़कों को या यंग ब्लड को लाना है। वो भी ठीक है, आप जिम्बाब्वे ले गए हैं, बहुत अच्छा किया है। मैं अभी भी समझता हूँ कि थोड़ा सा, देखिए वर्ल्ड कप की जब टीम सिलेक्ट करनी थी, तो जो मेरे पास पहले टीम आई वो इसी तरह के यंगस्टर्स के ऊपर बेस्ड थी। तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि वहां पे एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। तो 2-1 यंगस्टर्स तो आप डाल सकते हैं, मगर 7-8 यंगस्टर्स के साथ जाना जो होता है ना, वो बहुत बड़ा आप रिस्क लेते हैं। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या ये तरते हैं या क्या ये डूब जाते हैं। जिस तरह पीसीबी ने फखर जमान को विक्टिमाइज किया और साइड लाइन कर दिया है, जो कि हम वी हैव ओनली प्लेयर के किसी भी मैच में किसी भी सिचुएशन में मैच के ऊपर इम्पेक्ट डाल सकता था। तो सर आकिब की एक स्टेटमेंट दिया था ब्रॉडकास्टिंग के अंदर कि फखर जमान को वाइट बॉल का कैप्टन होना चाहिए। तो जब यूं ही वो सिलेक्टर बन गया और फखर जमान को ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखा है, बल्कि पूरी टीम से उसको बाहर कर दिया। सर इसमें कोई पॉलिटिक्स नजर आ रही है हमें तो इस वक्त। आपका क्या आइडिया है इसके ऊपर? देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो क्रिकेटर्स है ना और एडमिनिस्ट्रेशन, ये बड़ा एक तरह से क्या होता है कि अब बोर्ड को रोप भी रखना है, डिसिप्लिन भी रखना है, मगर ये भी समझना है कि प्लेयर जो है वो क्यों फ्रस्ट्रेटेड है। आपको समझना हो सकता है, देखिए जो एक अच्छा कोच होता है ना, वो ये कहते हैं कि आपके वालिद के दर्जा रखता है, क्योंकि जो अच्छे कोचेस होते हैं ना, उस प्लेयर उसके पास जाता है और
यहाँ तक बात करता है कि जी मेरे भाई जो है उसकी तबीयत ठीक नहीं थी या मुझे हॉस्पिटल उसको लेके जाना पड़ा, तो ऐसी ऐसी पर्सनल चीजें शेयर करते हैं प्लेयर्स। इतना कॉन्फिडेंस बन जाता है कोच के साथ। सो क्रिकेट बोर्ड को भी कॉन्फिडेंस बनाना है इन प्लेयर्स के साथ, क्योंकि ये बार बार गलतियां करेंगे, इसलिए कि ईगो इश्यूज भी हैं, ओपिनियनेटेड भी कई होते हैं, कई चुपचाप खेलते रहते हैं। आई थिंक फखर जमान समझते हैं कि उन्होंने इतनी क्रिकेट खेल ली है कि वो कुछ बात कर सकते हैं क्रिकेट के ऊपर, या अपनी फ्रस्ट्रेशन जो उनकी है वो उन्होंने पब्लिक में निकाल दी। इसको जितनी जल्दी हल हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि क्या होगा कि कहीं अगर खुदा ना खास्ता आप व्हाइट बॉल क्रिकेट में आपको मार पड़ती है तो फिर और प्रेशर पड़ जाएगा क्रिकेट बोर्ड पे और सिलेक्टर्स पे, और फिर आपको वापस लाना पड़ेगा। और उसमें जब आप प्लेयर को इस तरह से वापस लाते हैं तो फिर प्लेयर जो है वो पावरफुल हो जाता है। फिर प्लेयर जो है वो ये कहता है कि अब मेरी याद आई जो मुझे बुला रहे हैं, सो यहाँ तक पहुंचनी नहीं चाहिए चीज को। ये सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए था मेरे ख्याल से, ईगो इश्यूज नहीं होने चाहिए।